जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और आप सभी को बहुत बहुत प्यार। बहुत दिनों से कई सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जो ये यूट्यूब पे टीओडी और सेना भर्ती रैली के बारे में चल रहा है इस पर हमें क्लैरिटी दीजिए। पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनके प्रति मेरा फ़र्ज बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं टीओडी पे भी बात करूंगा और मैं आगामी सेना भर्ती रैलियों पे भी बात करूंगा और मैं एग्ज़ाम जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो अगले 7 से 8 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक बात, एक फ़ौजी होने के नाते और आप लोगों का मेंटोर होने के नाते कहता हूं कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल सत्य कहूँगा। मैं अन्य लोगों की तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों की बात कभी नहीं करता हूँ, ना कभी जीवन में करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं टीओडी की, तो टीओडी जो हमारे सामने है इस वक्त वो अखबार की खबरों के रूप में है, लेकिन हकीकत में यही बात सत्य है कि टीओडी लागू होगा और टीओडी लागू होने वाला है। टीओडी की क्या रूपरेखा होगी, जो अखबार जो बता रहा है क्या वही होगी, क्या उससे विपरीत होगी, कुछ अन्य होगी, इसका हमें इंतजार करना चाहिए। मेरी सलाह आपको यही है, क्योंकि अखबार जो है, जो डिफेंस, तमाम न्यूज़पेपर्स के जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपने अपने सोर्सेज के अनुसार खबरों को छापते हैं, उनको जितनी समझ होती है। और मैंने अक्सर देखा है कि डिफेंस के मामलों में बहुत ज़्यादा समझ लोगों को होती भी नहीं है, और इसीलिए कई बार रैंक गलत छापते हैं, इसलिए कई बार नाम गलत छापते हैं और कई चीज़ें गलत छापते हैं। तो टीओडी आएगा, ये बिल्कुल पुख्ता है, टीओडी लागू होगा। और आगामी एग्जाम आपको याद होना चाहिए कि मैंने 8 महीने पहले भी आप लोगों को यही कहा था कि ये कोविड नहीं है जिसकी वजह से एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, ये अन्य कारण है और वो कारण टीओडी है। और आपको मैंने तब भी कहा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो 30 अप्रैल के बाद सुनिश्चित हो जाएंगी। उसके तमाम रीजंस थे, उसका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा कि 30 अप्रैल के बाद ही क्यों सारी क्लैरिटी होगी, राइट। और आपको जानने के लिए मैं बता दूँ, 30 अप्रैल को जो जनरल नरावने हैं वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद में जनरल मनोज पांडे ने कमान संभाली है सेना की। बहरहाल इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। तो टीओडी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। टीओडी की क्लैरिटी आने के बाद चॉइस हमारे पास है कि हम उस समीकरण के अंतर्गत हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारी चॉइस होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चयन की प्रक्रिया है, हमें टीओडी को अगर मान लीजिए लागू हो जाता है, हम मान लेते हैं चलो लागू हो जाता है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि सत्य है ये होगा और मैं भी मानता हूं इसको होगा। तो टीओडी यदि लागू होता है तो हम इसको ऐसा लेना चाहिए कि ये हमारे लिए एक और चयन का पड़ाव है, राइट। हम अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति बोलेगा ठीक है यार मैं नहीं जाता 4 साल के लिए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, तो मुझे पता है कि जो मैंने 5 साल सेना में बिताए उस 5 सालों ने मेरे जीवन की रूपरेखा बदल दी और मैं जीवन के अब हर क्षेत्र में एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। और वो इसीलिए हूं क्योंकि सेना में जो मेरी सिखलाई हुई, सेना ने जो मुझे डिसिप्लिन दिया, करेज दिया, कन्विक्शन दिया, एक लीडरशिप क्वालिटीज दी, उसके मदद से ही मैं आज जो कुछ भी करता हूं बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाता हूं। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। हमारे पास भी एक मौका था कि हम देखिए, जब शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जब अपनी इनिशियल टर्म को, आजकल वो 10 साल है, हमारे समय में 5 साल होती थी, जब शॉर्ट सर्विस कमीशन अपनी इनिशियल टर्म को पूरा करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक्सटेंशन ले या वो परमानेंट कमीशन ले या फिर वो रिलीज चला जाए। तो वहां पर भी चयन है और लोग अपनी स्वेच्छा से रिलीज पे भी जाते हैं, स्वेच्छा से एक्सटेंशन लेने के बाद रिलीज पे जाते हैं और स्वेच्छा से परमानेंट लेते हैं। तो लगभग ये तादाद 50-50% की है। तो ये बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल है, बहुत ही शानदार मॉडल है। और यहां पर कई लोग परमानेंट वाले जो हैं, जो परमानेंट एंट्री से आते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये मॉडल बिल्कुल बेस्ट है, कम से कम हमारे पास चॉइस होती है कि हम 5 साल बाद अगर हमारी काबिलियत कुछ और हमें किसी रास्ते पे ले जाना चाहती है तो वो हम कर सके। और चयन तो जब आप परमानेंट भी हैं तब भी होगा। मैं अगर ऑफिसर्स के मार्फत बोलूं तो आपको अपने चयन के लिए परीक्षाएं देनी है, पार्ट बी देनी है, पार्ट डी देना है, फिर आप मेजर बनेंगे, पक्का मेजर बनेंगे पार्ट डी के उपरांत। अगर जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे। और लेफ्टिनेंट कर्नल भी पहले सिलेक्शन ग्रेड था, अब तो चलिए सेवाओं के दौरान जितनी अवधि आप सेना में लेते हैं उसके हिसाब से आपको ये रैंक मिल जाता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो कर्नल का रैंक है उसमें सिलेक्शन, और वहां पर आधे लोग रह जाते हैं, आधे लोग आगे बढ़ते हैं, बल्कि आधा भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, करीब 20-30% वैकेंसीज है, बल्कि उससे भी कम है। सो चयन तो हर लेवल पे है, राइट। सो
मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार हम इसको आने देते हैं, समझते हैं क्या है, उसके बाद हम अपने विचारों को रखेंगे और हम अपनी चॉइस, आप सभी स्वतंत्र हैं अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं ये समझता हूं कि टीओडी हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से, हमारा सामाजिक पृष्ठभूमि उसके हिसाब से, और साथ ही साथ जो हमारी सामरिक स्थिति है, जिस प्रकार से हम एनिमी से घिरे हुए हैं, हमें बहुत जज्बे वाली फौज चाहिए, हमें संख्या भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, परंतु हमेशा याद रखना चाहिए इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन पड़ी रह जाती है यदि इंसान उसको चलाने वाला नहीं हो। आप दुश्मन के सामने, आपके पास बहुत आला दर्जे के हथियार हैं, लेकिन यदि आपके अंदर जोश नहीं है तो वो हथियार आप नहीं चला पाएंगे। और ये हमने साबित किया है, राइट। कई बार हमारे हथियार उतने बेहतर नहीं थे, लेकिन दुश्मन के हथियार बहुत बेहतर थे, लेकिन हमारे जोश और जज्बे ने दुश्मन को खदेड़ दिया। अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर पे 1971 की बात करते हैं, पैटर्न टैंक उस समय के वर्ल्ड के बेस्ट टैंक होते थे। अगर 71 में एयर अटैक की बात करते तो पाकिस्तान के पास एयर सुपीरियरिटी थी, लेकिन हमें फ्लाइंग ऑफिसर शेखों की वीरता याद आनी चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने उनके बाइसन जेट्स को खदेड़ दिया, राइट। सो इट इज, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी सामाजिक दृष्टिकोण और जो सामरिक स्थिति है, वो चाहता है जोश और जज्बे वाला फौजी, चाहे फिर वो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, राइट। एक जोश और जज्बा चाहिए। जिस प्रकार की हमारी टेरेन है, हम वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट बैटलफील्ड में हम लोग बैठते हैं जाके, सियाचिन ग्लेशियर। हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वहां की जो परिस्थितियां बहुत विषम है। जो हमारी जो कश्मीर की और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो हाइट्स हैं, जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं, वहां पर काम करने के लिए जज्बा चाहिए। और शायद इसीलिए एक सोशल सिक्योरिटी, एक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वो फौजी हकदार है एक पेंशनेबल सर्विस का, क्योंकि जिस परिस्थितियों में वो काम करता है वहां पर आम इंसान काम नहीं कर सकता। तो मैं इस बात का पक्षधर हूं बिल्कुल कि पूरी की पूरी एक बहुत ही सिक्योर्ड, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने कहा है ट्रिगर पे उंगली दबाते वक्त मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरे परिवार का क्या होगा यदि मुझे कुछ हो गया तो। एक सामाजिक सुरक्षा का भाव मेरे मन में रहना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि जो भी प्रक्रिया होगी टीओडी की, जो भी टीओडी की जो नियम, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए होंगे। बहरहाल सवाल यह है कि अभी बहुत खुशियां, खुशखबरी ये है, खुशखबरी वो है, राइट। मैं चाहता हूं देश में खुशी का संचार हो, आप लोग बहुत खुश रहें। सो आगामी भर्तियां जो मेरी बातचीत है, जो मेरी जानकारी है, सोमवार कल की बात है, जुलाई, मोस्ट लाइकली जुलाई, पहली बात। तो जो लोग बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, बेटा मेरा फर्ज है आपको क्लैरिटी देना। लोग चाहते हैं कि तुरंत दौड़ दौड़ के बच्चे एडमिशन ले लें, ये ले लें, वो ले लें। दैट्स नॉट माई बिजनेस, राइट। माई बिजनेस इज टू गिव यू क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, बिल्कुल सच्ची क्लैरिटी। याद करिए 8 महीने पहले मैंने कहा था कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं और आप उसी कगार पे खड़े हैं। मैंने फिर आपको कहा था कि आप लोग संवैधानिक रास्ता अपनाइए, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन लगाइए, पर आप लोगों ने सड़क पर जाकर उतरकर आंदोलन का रास्ता चुना। लेकिन उसका क्या हुआ? आज सब एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई कह रहा है किसी ने 21 रुपए ले लिए, किसी ने कुछ ले लिया है। बहरहाल जाने दीजिए उन बातों को, उसमें हम अपना वक्त जाया नहीं करते हैं। तो दो बातें हैं, टीओडी आएगा, 101% आएगा, परंतु रूपरेखा क्या होगी उसकी अभी तक कोई किसी को पता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी जो बातें हो रही हैं, एआरओ को इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं, पेपर आ गया है, लेटर्स चले जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। एक फौरी तौर पे सभी को एक प्रोएक्टिव तरीके से बोला गया है कि भाई आप लोग अपने अपने इलाके में भर्ती की तैयारियों को शुरू कीजिए, पुनर्आप गठित होइए। और क्योंकि वो एआरओ और जो ऑफिसर्स हैं वो भी खाली बैठे हुए हैं, रेजिमेंटल सेंटर्स भी खाली बैठे हुए हैं, तो उनमें जोश का संचार करने के लिए एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, आप लोग तैयारी कीजिए। हाउएवर अभी लिखित में सारी चीजें होना बाकी हैं। सेकेंडली, जो नियरेस्ट जो भर्तियां होंगी, जो शुरू होंगी अगले साल की, वो जुलाई से शुरू होंगी, नॉट बिफोर दैट। और वो तभी होंगी जब टीओडी की क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आपका एग्जाम, जो एग्जाम पेंडिंग है, जो एयरफोर्स का रिजल्ट पेंडिंग है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मन को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है।
आपको जगाए रखना मेरा उद्देश्य है, और मैं आपको ये कहने में कतई नहीं हिचकूंगा कि जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे दबे शब्दों में यही कहा गया, मोस्ट लाइकली कैंसिल। आपका हक है, ये आपके संग अन्याय है, और जब भी संविधान हमें एक प्रक्रिया और हमें एक रास्ता देता है कि हम रिस्पेक्टफुली अपनी बात को रखें, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटीशन लगाओ। रिट पिटीशन वही लगा सकता है जिसके संग अन्याय हुआ है या हो रहा है, और इस परीक्षा में इतना विलंब भी एक प्रकार का अन्याय है, जबकि दुनिया की तमाम परीक्षाएं हो रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में गर्ल्स को आवेदन करने की अनुमति को भी जब सरकार टाल रही थी, जो डिफेंस टाल रही थी, उसको भी बोला वाई अगले साल से, इस साल से ही कीजिए। और कोविड के बीचों बीच एनडीए की दो परीक्षाएं हो गई, सैनिक स्कूल की परीक्षाएं हो गई, मिलिट्री स्कूल की परीक्षाएं हो गई, सीडीएस की परीक्षा हो गई, एफकेट की परीक्षा हो गई, ये सारी परीक्षाएं हो रही हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके अंदर इंटरवीन किया था, तो क्या कोविड की वजह से ये परीक्षाएं नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा? सोचने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रास्ता अपनाइए, आप बिल्कुल फेयर तरीके से अपनी बात रखिए, और अथॉरिटीज भी आपको बिल्कुल फेयर तरीके से बताएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? क्लैरिटी चाहिए। आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, हमें बता दिया जाए, ताकि हमें जो अपना रास्ता चुनना है उसको हम चुने और आगे बढ़ें। असमंजस की जिंदगी से बेहतर है क्लैरिटी की जिंदगी, चाहे फिर वो नेगेटिव है चाहे फिर वो पॉजिटिव है। एज सिंपल एज दैट। मैं और मेरी पूरी टीम शौर्य भारत की आपके साथ हमेशा है। मैं कैप्टन अतुल आपको प्रॉमिस करता हूं, जो भी सत्य मुझे पता चलेगा मैं आपको हमेशा बताऊंगा, बिना लाग लपेट के। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जब टीओडी हमको, और टीओडी यदि आता है तो पॉजिटिवली हमको उसको इस प्रकार से लेना चाहिए कि वो हमारा सेकेंडरी चयन है। प्रथम चयन जब हमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करके हम फौज में गए, और सेकंड चयन फौज में भी हमें इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि जब हमारे सेकंड चयन की बारी आई तो हम एक चमकते हुए सितारे की तरह, और हमें हर कोई चुनेगा ही चुनेगा। और इसके लिए जरूरी है कि डे 1 से आप उन लोगों के साथ अपनी इस जिंदगी की जर्नी को शुरू करें जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास संस्कार है, जिनके पास नियत है। बाकी बेनियत खोरों की तादाद आपके सामने है, यूट्यूब पे आप तमाम देखते हैं, और आप लोग उनके नंग धड़ंग और बेतुकी बातों को पसंद भी बहुत करते हैं। इससे मुझे अफसोस भी होता है कि किस प्रकार के चॉइसेस हमारी बनती जा रही हैं। लेकिन अब ये आपके जीवन का सवाल है, और अब जब ये आपके जीवन का सवाल है तो आप इसमें कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। बाकी आप सभी समझदार हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कोई और जानकारी मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपसे यही कहूंगा कि टीओडी आने वाला है, अगली भर्ती प्रक्रिया जुलाई से शुरू होंगी, और रिटन परीक्षा जो है उस पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो आपको सजग होना पड़ेगा। सड़क पे उतरने से आपने करके देख लिया, सारे रास्ते करके देख लिए, संवैधानिक रास्ता अपना लीजिए, शायद कुछ आपको राहत मिले इससे। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। यदि मेरी बात से किसी को ठेस लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा पर्पस केवल एक ही है कि मैं युवा साथियों को, अपने प्यारे स्टूडेंट्स को जागृत रखूं और हमेशा उनका जोश बढ़ाता रहूं, सच्चाई के साथ। झूठ के साथ जोश बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में गड्ढे में गिरता है आदमी। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहें, तैयारी करें, नेगेटिविटी को मन में ना लाएं, और सही रास्ते को चुनें, सही लोगों को चुनें। जय हिंद।